देखिए, आज हम लोग ये क्वेश्चन बैंक है क्लास 12th का देख रहे हैं। ये गोल्डन का हमारे पास अवेलेबल है। गोल्डन बिहार बोर्ड इंटर सीनियर सेकेंडरी +2, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का ये। तो हमारे पास ये वाली क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है आपका क्लास 12th का, ठीक है। और क्लास 12th का जो क्वेश्चन बैंक है, हम लोग इसका क्या किए हैं कि एक सीरीज शुरू करते हैं। इस रोज सीरीज में क्या होगा आपको कि मैं क्या करूंगा कि इसमें आपको मैक्सिमम एक सप्ताह के अंदर में, एक सप्ताह से भी कम टाइम, जितना कम से कम समय हो उतना कम से कम समय में क्या किया जाएगा आपको कि इस क्वेश्चन बैंक का फिजिक्स वाला पार्ट का पूरा पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव। और यदि आप लोग का शेयर अच्छा रहा, आप लोग अच्छे से शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, तो मैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट का भी सॉल्यूशन डाल दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बिहार बोर्ड के लिए, मेनली बिहार बोर्ड स्पेशल के लिए आपको हर चैप्टर्स एक नया सीरीज मैं शुरू करूंगा। वो आपको अलग टाइम में वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें क्या होगा कि हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, सिर्फ वही चीज़ आपको बताया जाएगा, जिसको पढ़ करके आप आराम से फिजिक्स में 90-95 नंबर तक ला सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट बातें होते हैं वो आपको, और अभी से लेकर के वो आज से लेकर के डेली आपको मैक्सिमम आपको 10 दिन के अंदर सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इस 10 दिन में यदि आप सारे वीडियो को पढ़ लेते हैं और इस क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं, जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, यदि आप उसको सही ढंग से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप आराम से 90 नंबर तक, 95 नंबर तक स्कोर फिजिक्स में कर सकते हैं। 90-95 तक आराम से स्कोर कर सकते हैं बिहार बोर्ड, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्लास 12th का फिजिक्स का ये क्वेश्चन बैंक। और इस क्वेश्चन बैंक में जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ जो है वो है आपके पास, हमारे पास जो है वो है फिजिक्स का 2020 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि भौतिकी फिजिक्स 2020, समय 3 घंटे 15 मिनट, परीक्षार्थी के लिए निर्देश है। ये सब चीज़ें आपको पूरा पता है ना, वो चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। और इसमें ध्यान दीजिए, 2020 में जो क्वेश्चन एग्जाम हुए थे उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे आपको, ऑब्जेक्टिव 42 थे। ऑब्जेक्टिव कितने हैं, तो 42 है, और 42 में से 35 आपको आंसर करना है, ठीक है। और ओनली 1 करेक्ट आंसर होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सही होंगे। विकल्प कितने होंगे आपके पास, 4 होंगे, सही कितने होंगे, तो 1 होंगे। और कितने क्वेश्चन थे 2020 में, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे वो 42 थे, और 42 में से 35 आपको आंसर करना था। चलिए, उसके बाद आपके पास जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 18 क्वेश्चन थे जो 2 नंबर वाले थे। और उस 18 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन का जवाब करने थे। ठीक उसी तरह से आपके पास जो सब्जेक्टिव 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे, जो 5 नंबर मार्क्स के होते हैं, वो आपके पास 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 का आंसर करना था। चलिए, अब हम लोग लेट नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए, ये है भौतिकी फिजिक्स 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और एग्जाम दीजिए। देखिए, जो लास्ट टाइम होता है, कोशिश करिए खास करके बिहार बोर्ड के लिए कि आप क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ें। जो क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल है उसको आप जरूर पढ़ें। उसके बाद आप क्लास नोट को पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद उसका आप प्रैक्टिस करना, मेनली आपको लिखने का आदत डालना है ना, कि कैसे हम 2 घंटा 2.5 घंटा हम वेट करके लगातार किसी भी चीज़ पर आप लिखिए, किसी भी सब्जेक्ट का लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप फिजिक्स, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ आप फिजिक्स का लिखो, नहीं। कोई भी सब्जेक्ट आपको लिखने का आदत होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे 2.5 से 3 घंटे लिखना होगा, ठीक है। चलिए, आपको मैं एग्जाम में कैसे लिखना है उसका भी टिप्स थोड़ा थोड़ा डेली मतलब आपको बताता रहूँगा हर वीडियो में। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा अच्छे से लिखना है, समझ गया बात को, थोड़ा क्या करना है अपने को, तो अच्छे ढंग से आपको लिखना है। चलिए, अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। देखिए, ये आपके पास जो हमारे पास जो मॉडल मतलब ये क्वेश्चन बैंक जो अवेलेबल है वो हिंदी में, इसलिए मैं हिंदी में ही आपको बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी करके आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलो, ठीक है। तो जहां भी आपको जो समस्या आप देख सकते हो, और कहीं पर किसी वीडियो में प्रॉब्लम रह जाती है या कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। आपको पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसका यूनिट होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है आवेश की मतलब चार्ज का, विभवांतर की मतलब वोल्ट का, धारा की मतलब करंट का, ऊर्जा का मतलब एनर्जी का। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का होता है। और आप ये भी जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। देखिए इसीलिए पहला क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया आपको, क्वेश्चन आंसर नंबर डी है कि ऊर्जा का। मतलब आपसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, किसका होता है? तो ऊर्जा का मतलब एनर्जी का। और आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? तो 1 × 10⁻⁴। देखिए 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का कितना होता है वैल्यू? तो 1 इंटू, देखिए ये 1 तो अलग है। अच्छा एक काम करते हैं, ये 1 तो ये वाली 1 है, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ऊर्जा का यूनिट है कितना होगा? जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन आपको ये नहीं पूछा गया था, सिंपली पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है। दैट इज आंसर इज डी, व्हिच इज एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला पूछा गया है। आपको ध्यान रखना जो ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ आपको m=-L/F_O इंटू 1+D/Fe, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन ना आपको मिलेंगे जो गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो कम से कम आपको ये चीज बहुत जरूरी है कि आप कम से कम क्वेश्चन बैंक के सही आंसर को पढ़ के जाए। ठीक है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो को देख के जाना। ठीक है, चलिए तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब कुल क्या था क्वेश्चन में, फिर से बोल रहा हूँ कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हिच इज इक्वल्स टू m=-L/F0 into 1+D/Fe। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है बोल रहा है कि उसमें कौन सा जो सीरीज होता है वो आपको विजिबल रेंज में आता है। ध्यान रखना आपको जो वो होता है वो बाल्मर सीरीज होता है। और ये ऑप्शन आपके पास जो दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है लाइमन श्रेणी, बी में दिया हुआ है बामर श्रेणी, सी में दिया हुआ है पास्टन श्रेणी, और डी में दिया हुआ है ब्रैकेट श्रेणी। आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी, बामर श्रेणी। सो आपको कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर सही हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं हम लोग। 1 वोल्ट बराबर है, पूछ रहा है कि 1 वोल्ट किसके बराबर है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि 1 जूल के। वोल्ट है तो कभी जूल के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वोल्ट जो है वो विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। और यहाँ पे 1 जूल, ए नंबर ऑप्शन में लिखा है 1 जूल जो एनर्जी का यूनिट होता है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी का बात करते हैं, देखते हैं। देखिए बी में लिखा हुआ है कि 1 जूल कूलम इनवर्स। आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि यहाँ से कि देखिए अपने पास क्या होता है, तो ये क्या होता है अपने को ये जानते हैं हम लोग कि जो भी होता है ये क्या होता है, तो W/Q होता है। ये भी क्या होता है? W/Q होता है। भी मतलब पोटेंशियल मतलब विभव। ये कितना होता है आपके पास? कार्य बाई चार्ज होता है, मतलब वर्क बाई आपको क्या बोलते हैं ये, वर्क बाई चार्ज होता है, मतलब कार्य बाई आवेश होता है, कार्य बाई आवेश होता है। अब ध्यान से देखिए आपको 1 वोल्ट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जूल। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम। तो बताइए इसका क्या मिला? वोल्टेज इक्वल टू क्या मिला? जूल बाई कूलम। और ये आपको 1 जूल मतलब 1 वर्क होगा और 1 कूलम होगा, मतलब 1 कूलम को ले जाने में जितना वर्क करेगा दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। सो कितना मिल जाएगा अपने को? जूल बाई कूलम, मतलब जूल कूलम इनवर्स, और वो यही लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास है, कि एक गर्म तार एमीटर मापता है। कह रहे कि एमीटर जो हॉट वायर एमीटर होता है वो क्या मेजर करता है। तो ध्यान रखिएगा हॉट वायर एमीटर जो होता है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है।
और एमीटर है तो किसको मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा। सो देयरफॉर आई आरएमएस को मेजर करता है। और ये कौन सा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आपका प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, बिल्कुल नहीं, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान, मतलब यही है आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसका, तो करंट का। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, धारा का मूल माध्य वर्ग मान। और ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिया हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं हम लोग। आपके पास देखिए ये चिन्ह दिया हुआ, एक चिन्ह दिया हुआ है, वो इस तरह का है, ये इस तरह का चिन्ह है। और ये बोल रहा है कि कौन सा गेट है। तो ये सिंबल आपको पता होगा कि ये एंड गेट का है। ये सिंबल किसका है, एंड गेट का। आपको पता है कि ए और बी ये क्या होता है, इनपुट होता है, और ये क्या होता है, तो आउटपुट होता है। यदि आप इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखिएगा तो y इक्वल टू क्या होता है, a डॉट b होता है, ध्यान रखिएगा। यदि हम लोग ट्रूथ टेबल का बात करें, हम लोग किसका बात करें, इसका यदि हम लोग ट्रूथ टेबल का बात करें तो ट्रूथ टेबल क्या मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये है a b और ये है y। तो ट्रूथ टेबल बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये आपको 0 0 1 1 लेना है, 0 1 0 1 लेना है, मतलब ये आपको 0 0 1 1 और ये अल्टरनेट कर लेना 0 1 0 1। अब देखिए ये एंड गेट में क्या होता है कि एक भी इनपुट यदि 0 होता है तो आउटपुट 0 देता है, क्योंकि दोनों यदि कोई भी एक भी ए और बी में से कोई भी इनपुट आपको 0 देगा। ये मान लीजिए ये क्या है, इनपुट है, और इधर जो दिख रहा है आपको ये क्या है, आउटपुट है। ए और बी में से एक भी यदि 0 हो गया तो क्या देगा, आउटपुट 0 देगा। देखिए इस हिसाब से ये कितना मिल जाएगा 0, ये भी कितना मिलेगा 0, ये भी कितना मिलेगा 0, और ये दोनों 1 है तो 1 देगा। मतलब जितने भी इनपुट है वो सारे के सारे यदि 1 होंगे तभी जाकर के इसके आउटपुट कितना मिलेंगे, अपने को 1 मिलेगा। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास ऐसा, ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ एंड गेट। ये एंड गेट का किसका है, एंड गेट का। देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए था अपने पास और गेट, ऑप्शन नंबर बी था नॉर गेट, ऑप्शन नंबर सी था नैंड गेट, और ऑप्शन नंबर डी था एंड गेट। ठीक है, तो मैं ये सब आपको, देखिए जितने भी गेट से क्वेश्चन है, जो भी है आपका गेट का जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, वो आपको अलग वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर लूँ, तो जितना हो सकता है मैं उससे रिलेटेड आपको बताते जा रहा हूँ। और ये कौन सा ऑप्शन था इसका, तो ऑप्शन नंबर डी में था एंड गेट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं हम लोग। करें कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस के लिए बात कर रहा है आपको, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस के लिए आपको जो दिया हुआ है, इसमें जो जो भी रिलेशन दिए हुए हैं वो दिए हुए आपको एवरेज लाइफ और आपको एवरेज लाइफ एंड इसका टी हाफ का रिलेशन दिया हुआ है, मतलब आपको हाफ लाइफ का बात कर रहा है। तो आपको पता है कि जो टी हाफ होता है वो कितना होता है, तो 0.693 बाई लेमडा होता है, 0.693 बाई लेमडा होता है। और आपको पता है कि जो टी एवरेज होता है ये कितना होता है, तो 1 बाई लेमडा होता है। देखिए इस हिसाब से यदि हम लोग इसको थोड़ा और सोल्व कर लें तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी हाफ इजिकल टू 1 बाई लेमडा इंटू 0.693। अब आपको देखिए 1 बाई लेमडा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी ए, तो टी ए इंटू 0.693। अब देखिए ये आपको कौन सा ऑप्शन, एक तो ये हो गया, इसका उल्टा भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी शायद मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन में यही दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, तो ये क्या है, तो आपको ये है अर्धायु है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, और ये आपके पास एवरेज है। तो ध्यान रखिएगा, यदि मैं यहाँ से टी एवरेज निकालू तो क्या लिखूंगा, 1 बाई 0.693 इंटू टी हाफ। देखिएगा पिछला जो मैंने मॉडल सेट आपको डिस्कशन करवाया है, ठीक है, मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जो जारी किया गया था उसको मैंने डिस्कशन करवाया, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन था, उसको मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन किया, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको यदि मैं लिखूं तो ये टी एवरेज इक्वल टू कितना, यदि आप 1 में इतना से डिवाइड करोगे तो 1.44 टी हाफ मिलेगा। तो एक रिलेशन अपने को ये भी मिला है। अब ध्यान रखिएगा, अभी आपके क्वेश्चन में ये वाला दिया हुआ है, और ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि अर्ध आयु, देखिए ये है अर्ध आयु इक्वल टू 0.693 इंटू औसत आयु, और ये कौन सा ऑप्शन में आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन बैंक हो सकता है कि आपके पास जो क्वेश्चन बैंक हो उसमें किसी और ऑप्शन में दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत ज्यादा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा वैल्यू लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखोगे कि कौन सा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें हम लोग, कह रहे हैं कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता है। समांतर क्रम, देखिए ये भी मॉडल सेट का पिछले जो मैंने करवाया उसमें क्वेश्चन है, तो आपको समांतर क्रम में जोड़ा गया, ये अपने पास है,
और ये अपने पास है, ये मान लीजिए C1 और ये C2, तो C इक्विवेलेंट आपको पता है कितना होता है, C1 प्लस C2। अब यदि आपके पास दो C है, दोनों C1 और C2 दोनों क्या है C, तो C प्लस C कितना मिल जाएगा, 2C मिल जाएगा। ठीक है, ये C प्लस C कितना मिल जाएगा आपको, तो 2C के बराबर मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, और ये भी आपको मॉडल सेट में क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका ये 2C, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, यदि यही आपका श्रेणी क्रम में होता, मतलब इस तरह से कुछ होता, ये किस में, तो समांतर क्रम में। समांतर मतलब पैरेलल है, ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है, और ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी मतलब सीरीज, और ये C1 और ये C2 है, तब C इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। और यदि रखोगे तो C इंटू C बाई C प्लस C, ये कितना मिल जाएगा, C बाई 2। जब यदि ये श्रेणी क्रम में होता तो C बाई 2 मिलता, और ये समांतर क्रम में तो 2 से मिलेगा। और ऑप्शन नंबर, अभी आपको ये पूछा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 8 का ए सही। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रजिस्टर केस में उल्टा होता है, जो इसमें रिलेशन आता है वो इसमें आएगा, जो इसमें है वो उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कि तेजी से चलने वाला बीटा किरणें, तो आपको पता है कि बीटा किरणें क्या होते हैं। एक सेकेंड मैं थोड़ा इरेज कर लूँ। चलिए देखते हैं हम लोग। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहे कि तेजी से चलने वाले बीटा किरणें होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 9 का क्या था, अपने को पूछा जा रहा था तेजी से चलने वाली बीटा किरणें जो करें कि जो फास्ट मूविंग बीटा किरणें, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है, मेन फ्लो ऑफ करंट का है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो मुख्य रूप से जो मेन फ्लो ऑफ कॉज ऑफ करंट होता है वो क्या होता है, तो आपको पता है कि वो मेजोरिटी किसका होता है, पी टाइप में मेजोरिटी किसका होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में कौन होते हैं, होल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन कम होते हैं। देखिए जो करंट बहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो दोनों की वजह से होता है, आपका होल भी होता है उसका रिस्पॉन्सिबल, और इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन मेजोरिटी में कौन होते हैं, तो होल होते हैं। और इसीलिए आपका जो नेट करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, तो होल की वजह से होता है। और आपको पूछ रहा है कि मुख्य कौन सा है, तो इसीलिए हमको होल आंसर लगाना होगा। ठीक, और होल में आंसर लगाएंगे, और ये कौन सा ऑप्शन में है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि छिद्र, होल को हिंदी में क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी सही। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, तो 20 सही है, मतलब छिद्र से। पी टाइप के चालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं, होल होते हैं। चलिए लोहा होता है, ध्यान रखिएगा, ये अनुचुंबकीय होते हैं। लोहा क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, लोहा क्या होते हैं, एक सेकेंड, सॉरी लोहा क्या होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं। ध्यान रखिएगा, लोहा क्या होता है, तो लौह चुंबकीय होते हैं। ये आपको 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, 11 में क्या था आपको, 11 छूट गया था। 11 में आपके पास यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता घटता है, ये ऑप्शन आपको कौन सा है, तो बी नंबर ऑप्शन में 11 का बी है कि आवर्धन क्षमता क्या होगा, नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होगा, घट जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, तो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास है कि लोहा होता है, कौन सा होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, और ये कौन सा ऑप्शन में है, सी में आपका है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का, कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होता है। आपको पता है कि यदि हम लोग पावर लिखते हैं तो 1/f लिखते हैं, कब, जब ये मीटर में होता है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, और सेंटीमीटर में यदि फोकल लेंथ दिया होता है तब ऊपर में 100 लिखते हैं, और बाई f सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो आप देखिए 100/f कितना दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्योंकि सेंटीमीटर में चाहिए, कितना मिला अपने को, 5 मिला। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग लाइट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो वैक्यूम में होता है। उसके बाद वैक्यूम मतलब निर्वात में होता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर होता है, तो हवा में होता है। हवा में थोड़ा सा कम होता है, किससे, निर्वात से थोड़ा कम हवा में होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको इस ऑप्शन में देखिए हवा और निर्वात दोनों दिया हुआ है,
तो आपको किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है निर्वात में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग होता है। आपको पता है कि आप पढ़े होंगे कि बी रॉय, देखिए आर यहाँ पर आता है 0 1 2, तो कितना होते हैं, आर का कितना होता है, तो 2 होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका है कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है, तो नाभिक का घनत्व कितना होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि नाभिक का जो घनत्व होता है, एक सेकेंड ध्यान रखिएगा, जो नाभिक का घनत्व होता है वो कितना होता है, तो 3 × 10⁻17। ध्यान रखिएगा, जो नाभिक का घनत्व होता है वो होता है 3 × 10⁻17 kg पर मीटर की, कितना होता है 10⁻17 kg पर मीटर की। अच्छा ये आपको होता है, और ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 2.29 मतलब लगभग इतना है, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन दिया हुआ है 2.29 के आसपास, तो इसीलिए आपको कितना, ये आपको ध्यान रखना है, ये कितना रेंज में होते हैं, तो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में आपको लिखा हुआ 2.29 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा इसको यदि आपसे किलोग्राम को, देखिए कभी कभी क्या होगा कि केजी को मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर में पूछ सकता है, आपको ग्राम पर सेंटीमीटर में पूछ सकता है, तो ये कितना मिलेगा, आपको ध्यान से सुनिएगा, ये कितना होगा 3 × 10⁻17 किलोग्राम को ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, और इसका क्यू है, अब ये मिलेगा केजी, और बाई सॉरी अब ये केजी किस में बदल गया, तो ग्राम में बदल गया, अब भाई नीचे में क्या बदला था, सेंटीमीटर की। अब इसको यदि आप सोल्व करते तो ये कितना मिलेगा 3 × 10⁻17 इंटू, ये देखिए ये कितना मिल जाएगा आपको 10⁻3, अब बाई कितना मिलेगा 10⁻6। इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो ये कितना मिलेगा 3 × 10⁻, ये कितना हो जाएगा 20 - 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको यदि सोल्व करोगे तो 3 × 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको देखिए ग्राम में आपको कितना आता है, तो रेंज 14 आता है, और देखिए किलोग्राम में कितना आता है, तो 17 आता है। ध्यान रखेगा दोनों चीज। अभी आपके पास ये दिया हुआ और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है करेक्ट, नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या में कितना से घटता है। अब देखिए ये अल्फा डीके का क्वेश्चन है, करेक्ट, यदि कोई भी नाभिक से किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर में कितना का डिक्रीमेंट होता है, मतलब कमी होता है, कितना का डिक्रीमेंट होता है। ध्यान रखिएगा अल्फा अल्फा मतलब अल्फा जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, आपको पता है कि हीलियम 2+, या इसी को लिखते हैं हीलियम प्लस प्लस का न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। और पता है कि इसका परमाणु संख्या 2 होता है और परमाणु भार 4 होता है। यदि हीलियम निकलते हैं, अल्फा निकलते हैं मतलब हीलियम 2+ निकलते हैं, तो परमाणु संख्या में कितना का कमी होगा 2 का, परमाणु भार में कितना का कमी होगा 4 का, मतलब एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, और एटॉमिक भार में, एटॉमिक वेट में कितना है कमी 4 की कमी। अभी आपको एटॉमिक नंबर का बात करा तो कितना की कमी आएगी, कितना का डिफरेंस होगा, तो 2 का, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं। 18 में कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, कि पिछला जो वीडियो हमने डाला है ना, जो पिछला वीडियो डाला है उसमें भी इसका एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा जो बीटा होता है वो होता है लैम्डा डी बाई डी। ये क्या होता है लैम्डा डी बाई डी। आपको पता है कि ये लैम्डा डी बाई डी होते हैं। आपको पता है कि जो स्मॉल डी होते हैं ये क्या होते हैं, जो 2 छिद्र होते हैं, जो 2 स्लिट्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या होता है, तो जो स्लिट्स होते हैं मतलब छिद्र और पर्दा के बीच का, मतलब स्क्रीन के बीच का, पर्दा और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी। और लैम्डा आप जानते हैं कि लैम्डा जो होता है वो क्या होता है आपको, तो ये आपका वेवलेंथ, और बीटा क्या होता है फ्रिंज विड्थ है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है आपको, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, तो आपको पता होगा कि 2 लगातार ब्राइट फ्रिंज, मतलब हम कह सकते हैं कि रचनात्मक व्यतिकरण, या फिर कह सकते हैं कि 2 लगातार डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज, है ना, 2 लगातार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 लगातार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या 2 लगातार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बीटा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में आपका है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका है, तो ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का बात करते करें कि आवेश का बीमा होता है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि बताइए चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो पढ़े हुए आपकी एटी और आईटी होता है। क्या होता है आपका एटी या फिर आईटी होता है, और ये कौन सा ऑप्शन में आपका है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का बात करते हैं हम लोग, करें कि प्लैंक स्थिरांक की बीमा होता है। ये आपको पता है कि प्लैंक स्थिरांक आप जानते हैं कि E = होता है एच म्यू होता है या फिर एच सी बाई लेमडा होता है।
अब देखिए इसका यूनिट किस में लिखिएगा, मीटर में लिखिएगा। ई प्रकाश का वेग है मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और यहाँ से आप h निकाल लीजिएगा तो h बराबर कितना हो जाएगा, ई लैम्डा बाई सी हो जाएगा। यानी तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते। देखिए ये आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी और ये किसका होता है, तो टाइम का इनवर्स होता है। तो सीधा सीधा आप ये लिख सकते हैं कि ई इजिकल टू एच म्यू, म्यू क्या है तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है इनवर्स ऑफ टाइम, मतलब हम लोग म्यू की जगह पे 1/t लिख सकते हैं, मतलब नीचे t। तो ये क्या मिल गया आपको, सेकेंड। ये आपको चाहिए तो h बराबर कितना मिलेगा, ई टी। अब ये क्या होता है जूल, ये क्या होता है, ये क्या होता है तो सेकेंड। अब जूल का क्या होगा आपको, जूल का आप बीमा निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, तो डायमेंशन निकाल सकते हैं, उसमें ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो मिलेगा, जो एच का मतलब बीमा जो मिलेगा आप निकाल सकते हैं इसका। हालांकि पिछला मेरा देखिएगा वीडियो है ना, जो भी पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है आपको वहां पे मैंने निकाला है, इसीलिए आप वहां से थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। और ये जो मिलेगा आपको ml² t⁻⁻1, ये आपको ये मिलेगा। और ये कौन सा ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, किस नंबर क्वेश्चन का बात करते करें, एमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए एमीटर का प्रतिरोध आपको पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो आइडियल एमीटर का क्या होगा आपका जीरो होगा। आइडियल एमीटर का क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो होगा, क्योंकि एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। एमीटर क्या करता है अपने को, तो करंट का मेजर करता है। और यदि एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, ध्यान दीजिएगा, एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो एमीटर क्या करेगा, एक्चुअली में एमीटर क्या करेगा कि अपने से करंट को पास नहीं होने देगा, और एमीटर करंट को पास नहीं होने देगा तो फिर क्या होगा आपको कि वो करंट को मेजर नहीं कर पाएगा। इसलिए एमीटर, जो आइडियल एमीटर होते हैं उसके रेजिस्टेंस जीरो होते हैं, और जो हम लोग यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया। एमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है, 21 का सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास है कि दार्शनिक संख्या में 25 का द्विआधारी होगा। मतलब आपको देखिए डेसिमल में, आप डेसिमल 25 का 25 का 25 डेसिमल में, और आपको पूछ रहा है कि इसका बाइनरी में कितना होगा। डेसिमल से आपको बाइनरी में पूछ रहा है। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। आपको पिछला वीडियो में भी जो है आपको बताया गया कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ भी आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको चेंज करना है डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में। तो अपने पास देखिए वहां पर जो पिछला वीडियो था वहां पे 4 को चेंज किया था हमने, यहाँ पर आपको 25 है तो मैं 25 को मैं आप हमारे पास जो 25 है वो हमारे पास डेसिमल में, उसको हम लोग को क्या करना है, तो हमको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 है, तो 22 देखिए हमारे पास 25 है, इस ये है डेसिमल में, इसको हमको बाइनरी में चेंज करना है। तो आपको हमेशा 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से यहाँ से दीजिएगा तो ये कितना मिलेगा, 12 से कर 12 बार में डिवाइड होगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, मतलब शेष कितना बचेगा आपका 1। जो शेष मिलेगा अपने को यहाँ पर लिख देना है, जो शेष मिलेगा अपने को उसको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, जो शेष मिलेगा अपने को यहाँ पर लिखना रिमाइंडर को। फिर देखिए 2 से फिर दीजिए तो ये 6, लेकिन रिमाइंडर इस बार 0 मिला। फिर 2 से दीजिए तो ये 3 और रिमाइंडर 0 मिला। फिर 2 से दीजिए तो 1 और रिमाइंडर 1 मिला। अब आपको इधर से ऐसे लिखना है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 0 0 1। अब देखिए ये किस में चेंज हो गया अपने को, तो ये देखिए ये तो अपने पास डेसिमल में, और ये किस में चेंज हुआ, तो बाइनरी। बाइनरी मतलब इसका बेस 2 है, आधार 2 है। और ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 22 का, तो आपको ये देखो कि 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1, ये ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी क्या है अपने को सही है। ध्यान रखिए, इसका उल्टा चेक करते हैं हम लोग कि क्या ये 25 आता है। देखिए तो मतलब ये क्या था अपने पास, डेसिमल टू बाइनरी था, और यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं इसी को। ये देखिए हमारे पास बाइनरी है, इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास बाइनरी से डेसिमल चेंज करते हैं, यहाँ बाइनरी टू डेसिमल। देखिए तो इसको चेंज करने का तरीका है कि आपके पास जो यहाँ लिखा हो वो लिखिए इंटू 2 के पावर में 0। अब एक एक बढ़ा, इधर से देखिए ये जो भी डिजिट है उसको आप लिखते चलिए। ये ध्यान दीजिए 0 इंटू 2 के पावर में 0 है तो 1 बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये फिर से 0 इंटू 2 के पावर में 1 हो गया तो 2। फिर यहाँ से लिखेंगे 1 इंटू 2 के पावर में 2 के बाद 3। फिर यहाँ पर देखेंगे ये 1 इंटू 2 के पावर में 4। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 1 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये आपको 8 मिल जाएगा, और ये आपको 16 मिलेगा, और सबको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 8 1 9 और 16 9 25। तो देखिए 25 आ गया। तो इस तरह से आप डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का बात करते हैं। 23 में अपने पास एक किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए ये किसका होता है, तो ऊर्जा का होता है। आपको पता है कि किलोवाट आवर किसका होता है, तो आपको किलोवाट आवर किसका होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है ना, यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए प्रकाश पथ बराबर होता है, प्रकाश पथ बराबर होता है किसका होता है, तो अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू एक्चुअल लेंथ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू पथ की एक्चुअल लेंथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पथ कहते हैं, ऑप्टिकल लेंथ कहते हैं उसको, ऑप्टिकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल लेंथ किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन हो गया, तो 23 का आपका बी नंबर आंसर हो गया, जो आपका है ऊर्जा है। ठीक है, 24 नंबर जो क्वेश्चन आपका हो गया वो है आपका 24 का ए नंबर हो गया, क्योंकि ए में आपको लिखा हुआ अपवर्तनांक इनटू पथ की लंबाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, कब बोला गया आपसे कि क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि गामा किरणें की तरह होती है, ध्यान रखिएगा, ये किसके तरह होती है, तो एक्स किरणें की तरह होती है, एक्सरे की तरह होता है। गामा रे जो होता है वो किसके तरह होता है, एक्सरे की तरह। और ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपको, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 का बात करते हैं, 26 का बात करते हैं, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बाय मीटर होता है, तो वोल्ट बाय मीटर आपको पूछा जा रहा है, वोल्ट बाय मीटर। ये पता है आपको कि विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, कल भी आपको पिछले वीडियो में आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया, विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का, और ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 का बात करते करें कि 1 AMU बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, पिछला वीडियो में बताया गया है आपको, ये कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है, आप पिछला वीडियो में इसको देख लीजिएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में आपका है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते करें, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है। ये भी पिछला वीडियो में आपका है, LM इक्वल टू 5/6 LG। ठीक है, तो ये भी आपका आप देख सकते हैं इसको, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर आपका दिया हुआ LM इक्वल टू 5/6 LG, ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 का बात करते करें, किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदायी होता है। करेंगे कोई आपको बोल रहा है कि कोई पार्टिकल जिसका मास कितना m है और वेलोसिटी कितना v है, तो पूछ रहे हैं कि जो वेवलेंथ होंगे कितना होंगे, तो लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है। आपको मॉडर्न फिजिक्स में बताया गया होगा, है ना, जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वहां पे बताया गया होगा आपको। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं हम लोग, करा आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। करा जो आपके पास कैपेसिटर होते हैं उनके दोनों प्लेट पे जो आवेश होते हैं, जो चार्ज होते हैं, उनके सम कितना मिलता है, उनका सम कितना होता है, मतलब जोड़ करके कितना देगा, तो 0 होगा। और ये कौन सा ऑप्शन में आपको है, तो ये आपको है ए नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का बात करते हैं हम लोग, करा कि कैथोड किरणें होती है, तो आपको पता है कि कैथोड किरणें किसके बराबर होता है, जो आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिए, आपको पूछा गया कि जो आपको जो कैथोड रे होते हैं, जो कैथोड रे होते हैं, आपको पता है कि पिछला वीडियो में हमने कराया है किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड किरणें होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 32 का बात करते हैं हम लोग के लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही। आपको पता हो कि लॉरेंज बल जो होते हैं FL इक्वल टू Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको पता है कि Q इंटू ई ये होता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Q इंटू V क्रॉस B ये होता है आपको मैग्नेटिक फोर्स। तो आपको पता है कि जो FL होते हैं वो क्या होते हैं, F इलेक्ट्रिक और प्लस F मैग्नेटिक। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइंड रूप से FL मतलब लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इसलिए और आपको कौन सा ऑप्शन में Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B होता है, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, V क्रॉस भी याद कर लेते हैं, जो गलत है। यदि माइनस यहाँ लगे, यहाँ यदि उल्टेगा तो यहाँ पर एक आपको माइनस आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक इसके पीछे, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ पर एक आपको माइनस आएगा, इन दोनों से पहले आपको एक माइनस आ जाएगा, मतलब यहाँ पर फिर मिलेगा आपको E माइनस B क्रॉस B। ये बात ध्यान रखिए। लेकिन अभी आपको ये दिया हुआ ऑप्शन में 32 का कौन सा ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में है कि Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B, ऑप्शन नंबर ए सही। इसके बाद हम लोग 33 का बात करते हैं। 33 में आपके पास है करके अपसलन नोट का मात्रक है। अपसलन नोट का मात्रक आपको पिछला
पिछला में करवाया गया। और ऐसे निकाल सकते हैं आप के का मात्रक बीमा निकाल सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का निकाल सकते हैं। और एप्सिलॉन आर का तो आपको पता है कि वो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, अपेक्षिक पैरावैद्युतांक होता है, तो उसका यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं पिछला वीडियो में मैंने निकाल के रखा है। और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये 33 का आपको बी नंबर ऑप्शन सही। चलिए 34 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए ये सब जो मैं छोड़ आपको पिछला क्वेश्चन पिछला वीडियो में डिस्कशन करवाया हुआ, तो उसको आप वहां से देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है। कह कि 34 निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कह रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश तरंगे, ऑप्शन नंबर बी है एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर डी है अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या है, तो अवरक्त किरणें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कौन सा होता है, साउंड वेव क्या होते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता। और कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब ध्वनि तरंगे, आपको सी नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 35 का बात करता हूं मैं। 34 हो गया, एक सेकेंड। अच्छा 35 इस साइड करें कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। आपको पूछ रहे कि जो डीप एंगल होते हैं ना, जो डीप एंगल होते हैं, तो डीप एंगल आपको पता है कि जो होते हैं पोल पर जो फाई या डेल्टा का वैल्यू कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। और यदि आपको बोला जाए इक्वेटर पर, पोल को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इक्वेटर को कहते हैं विषुवतीय रेखा पर, यहाँ पर जो फाई का वैल्यू होता है वो होता है 0 डिग्री। और इसके अलावा कहीं पर भी जो होता है आपको फाई का वैल्यू वो होता है एक्यूट एंगल, ये ध्यान रखिएगा। तो आप बताइए यदि पोल पर 90 होता है और इक्वेटर पर 0 होते हैं, तो पोल से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इक्वेटर पे जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। इक्वेटर से यदि हम लोग फाई से हम लोग डेल्टा पे जाएंगे, मतलब इक्वेटर से हम लोग पोल पर जाएंगे, तो क्या होगा, फाई का वैल्यू बढ़ेगा, नमन कोण का वैल्यू बढ़ेगा। अभी आपको पोल से इक्वेटर पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है। 35 में देखिए कौन सा ऑप्शन है घटने वाला, तो आपको ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है घटने वाला। क्वेश्चन नंबर 36 का बात करते हैं हम लोग। करें कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होता है, करें कि जो एल आर सर्किट होते हैं उसके जो इंपीडेंस होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कितना होता है। तो आपको पता है ये पिछला क्वेश्चन में भी बताया गया कि जो जेड होगा किसके लिए, एल आपको एल आर के लिए बोला गया। तो आपको पता है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होता है, और एक्स एल क्या होता है, तो ओमेगा एल। ये क्या होता है आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर वाले सर्किट के लिए होता है। यहाँ रख दोगे आप तो क्या मिल जाएगा, रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर यहां से हटा देते हैं। या फिर इसको आप लिख सकते हो कि आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन, मेरे ख्याल से अभी ये वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। इसीलिए 36 का कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा आपको इधर इरेज कर लेता हूँ। देखिए 36 तक हो गया। 37 में आपको बोला गया है यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो टेन डेल्टा का व्यंजक होता है। अब देखिए टेन थीटा, ये पिछला वीडियो में भी आपको डिस्कशन किया हुआ। देखिए टेन थीटा सिंपली क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। मतलब परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल कंपोनेंट और बेस का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला कौन सा क्वेश्चन है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हॉरिजॉन्टल मतलब बी भी बाय बी एच। हमारे बात को दोनों तो सेम ही तरह के कंपोनेंट है और होगा भी, क्योंकि टेन थीटा आपको पता है कि निकालोगे तो आपको परपेंडिकुलर बाई बेस मिलेगा, मतलब आपको लंब बाई आधार मिलेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो है 37। तो 37 में आपको टेन डेल्टा, और डेल्टा क्या है, नमन कोण मतलब टेन फाइव अभी हमने देखा। और ये क्या होता था, बी वी बाई बी एच, मतलब ये क्या वर्टिकल और ये क्या हॉरिजॉन्टल, मतलब ये क्या ऊर्ध्वाधर ये क्या क्षैतिज। आपको पता है कि जो सिंपली होता है ये होता है क्या, टेन थीटा। आपको पता है कि P बाई एच होता है, P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे जनरल लिखते हैं, मतलब वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल, एच मतलब क्षैतिज वाला बात करते हैं, सॉरी P बाई बी, बेस मतलब क्षैतिज मतलब आधार का बात करते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 का बात करते हैं। कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसे होते हैं। तो 38 का अनुधारी होते हैं। 38 का क्या है अपने पास, ध्यान दीजिएगा 38 का हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास, जो 38 है ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 38 है तो 38 में क्या होता है, और सॉरी विद्युत चुंबकीय तरंग पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछ रहा है, ये कौन सा होता है, तो अनुप्रस्थ होता है।
ठीक है, ये क्या होते हैं अनुप्रस्थ, और ये कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 39 का बात करते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है 2.42 के बराबर होता है, और ये कौन सा ऑप्शन में आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको पिछला वीडियो में ये सब करवाया गया है, ये भी करवाया हुआ पिछला वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। 39 के बाद हम लोग 40 की बात करते हैं। 40 में क्या निम्नलिखित नाभिक में सबसे कम अस्थायी होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपको नाभिक का जो स्टेबिलिटी है हम लोग कहाँ से पता करते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से पता करते हैं। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और इसके लिए आपको ग्राफ होता है। इसके लिए क्या होता है, आपको ग्राफ होता है, और ग्राफ आप देखोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, समझ रहे बात को, इस तरह का होता है। तो इस ग्राफ में इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होते हैं, समझ रहे बात को। तो इसमें ग्राफ में जो जितना ज्यादा ऊपर होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो आपको इस ग्राफ से आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और इस ग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपको इस ग्राफ का जो क्वेश्चन नंबर 40 है आपको, ठीक है, और इस ग्राफ में आप देखोगे तो हीलियम सबसे नीचे, मतलब जो भी आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्नलिखित नाभिक में सबसे कम अस्थायी है, आपको है कि एच हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, और आपको लोहा के बारे में, आयरन के बारे में बोला गया Fe, ठीक है। आप देखोगे तो उसमें जो हीलियम है वो आपको इस ग्राफ में सबसे नीचे दिखेंगे, कहीं यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ पे कहीं पर हाइड्रोजन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं पर आपको हीलियम दिखेगा, ठीक है, और बाकी आपको सब इससे ऊपर ही दिखेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया इस ग्राफ से आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। देखिए अपचाई हो या ऊंचाई हो ट्रांसफार्मर में, तो राशि कौन सा, ट्रांसफार्मर आपको पता है कि किसको अप डाउन करता है, तो वोल्टेज को अप डाउन करता है, किसको अप डाउन करता है, वोल्टेज को अप डाउन करता है, मतलब विभव को घटाता है या बढ़ाता है, ठीक है, वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है या बढ़ाता है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, देखिए पहला में ऑप्शन है धारा, बी में ऑप्शन है वोल्टेज, सी में ऑप्शन है शक्ति मतलब पावर, और डी में है फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो देखिए अपचाई है तो क्या करेगा, वोल्टेज को घटाएगा, ठीक है, अपचाई है तो क्या करेगा, वोल्टेज को घटाएगा, और ऊंचाई होता है तो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। इसीलिए आप ट्रांसफार्मर में दो तरह के ट्रांसफार्मर करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या करता है कि वोल्टेज को डिक्रीज करके भेजता है, और स्टेप अप में क्या करता है कि इंक्रीज करके भेजता है। इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही गया कि वोल्टेज को घटाता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, और ये कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। अब देखिए अब निकट दृष्टि दोष के लिए पूछा गया आपको, तो ध्यान रखिए कभी भी कंफ्यूजन होता है। देखिए निकट, और यहां लिख लीजिए दूर, अब लिखिए यहां पर अवतल, और ये लिखिए उत्तल। अब देखिए इसमें कितने होते हैं, तो 3, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितने हैं, तो टोटल 4। यहाँ पर देखिए कितने अक्षर हैं, तो 2 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, तो 3 हैं। ज्यादा वाला को ज्यादा वाला के साथ और कम वाला को कम वाला के साथ। तो निकट में किसका उपयोग होगा, अवतल का होगा, और दूर में किसका होगा, तो उत्तल का होगा। अभी आपका निकट दृष्टि की बात कर रहा, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि 42 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया, ठीक है। इस तरह से क्या किया हम लोगों ने, ये आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो 2020 का फिजिक्स का है, जिसका हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा आपको कि डेली आपको अभी वाला जो पार्ट ये चलेगा, आपको क्वेश्चन बैंक का एक मिलेगा आपको वीडियो, जिसमें पूरा आपको 3 से 4 दिन में मैक्सिमम आपको पूरे आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट का आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद आपको दूसरा भी एक वीडियो मिलेगा आपको, जिसमें क्या होगा कि हर चैप्टर से जितना हो सकता है कवर अप हो सकता है मेरे से, मैं उतना आपके लिए क्या करूंगा कि शॉर्ट वीडियो डाल करके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हर चैप्टर से है ना, वो आपको मिलेगा। तो शाम के जो वीडियो होंगे अपने पास, जो मैं दूसरा जो वीडियो डालूंगा आज, उसमें आपको होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मेन पार्ट है वहां से आपको कुछ बातें मिलेंगी। तो छोटा छोटा वीडियो होंगे आपके, आधे घंटे मैक्सिमम मान के चलिए, उसमें से आपको मेक इंपॉर्टेंट बातें सब बताया जाएगा, जहां से आपको बिहार बोर्ड में 99% चांसेज है क्वेश्चन पूछने का। चलिए ठीक है, थैंक यू।